करते हैं, स्पेशली ट्वेल्थ में। और ट्वेल्थ का जी एग्जाम देने के बाद में उनका 50% से कम परसेंट आता है और वो नीट अपीयर नहीं होने पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ इंडिया से बाहर, जैसे बांग्लादेश, कजाकिस्तान वगैरह में, तो वहां से आने के बाद में उनका यहाँ पर इंडिया में रजिस्ट्रेशन लीगली होता है या नहीं होता है? अगर आपके इल्म में है तो जरा प्लीज बताइए जी कुछ। जी 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 जी। देखो, एक जो क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया आपका यहाँ पर है, वो क्राइटेरिया सबको पता है कि बेसिक आपका 50 पीसीबी में मार्क्स चाहिए। और नीट क्वालिफिकेशन आपका जो हर साल 50 परसेंटाइल पे तय हुआ है ओपन के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45, और जो अलग और एससी वगैरह होते हैं उनके लिए 40। इस तरीके से हर साल एक पर्टिकुलर जी नीट के मार्क्स का कैलकुलेशन से उसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं, वो हाईएस्ट जो रैंक लेता है उसके मार्क्स कितने हैं, उनके मिलाकर हर साल वो स्कोर तब्दील होता है। जैसे कि इस साल का वो स्कोर था 137। तो बहुत से बच्चों को 137 नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ जगह उनके यहाँ की जो एलिजिबिलिटी होती है इंडिया की नहीं कर पाते, इसलिए वो बाहर जाते हैं। तो बाहर जाने के बाद जब वो एमबीबीएस करके यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर उनको जो जी यहाँ की जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, एमसीआई का एग्जाम देना पड़ता है। अभी उसका नाम नेक्स्ट हो चुका जी है, NEXT। तो वो नेक्स्ट का एग्जाम आपको जी अपियर करना पड़ता है। और अभी तो ऐसी खबरें भी आ रही है कि अगर इंडिया का बच्चा भी है, अगर वो इंडिया से भी उसने एमबीबीएस किया है, तो जी उसको भी नेक्स्ट का एग्जाम देना कंपलसरी हो सकता है। लेकिन वो कौन सी बैच से लागू होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो कुछ नहीं है, अगर आप जो भी कंट्री से जाते हैं, कुछ कंट्रीज से जब आते थे पहले, तो नेक्स्ट या एमसीआई का एग्जाम देना जरूरी नहीं था। लेकिन अभी बेस्टर कंट्री, हर कंट्री से, जो भी कंट्री से आप एमबीबीएस करके इंडिया में आएंगे, तो आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना जरूरी है। वो नेक्स्ट का एग्जाम जो होता है आपका अच्छा पीजी नीट के लेवल का होता है। जो पीजी नीट होता है, एमएस एमडी के लिए जो जी एग्जाम होता है एमबीबीएस के बाद, वो लगभग उसके सिलेबस का होता है, उसका बाकायदा एक जी सिलेबस है। और फॉरेन की, जहां पर आप रशिया में पढ़ रहे हैं, जी बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं, नेपाल में पढ़ रहे हैं, या फिर आप फिलीपींस में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर वो नेक्स्ट के एग्जाम की क्लासेस भी चलती है। तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस या सेकंड ईयर के एमबीबीएस से वो क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके लिए साइमल्टेनियसली मेहनत करना शुरू करते हैं। तो उनकी एमबीबीएस की डिग्री भी हो जाती है, और जब वो यहाँ आते हैं जी तो वो एग्जाम को अपियर करते हैं। और बहुत सारे बच्चे उसको हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक कर ले, नहीं क्रैक हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट भी लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्रैक नहीं हो पाता है। वो बहुत सारे बच्चे, अभी हमारे एक दोस्त का बच्चा है, खोपोली में रहता है, उसने नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर किया, और बाकायदा वो यहाँ पर अभी प्रैक्टिस कर सकता है। जी सर। आफ्ताब सर अच्छा जी सर, शुक्रिया शुक्रिया, जजाकल्ला। थैंक जी जी। जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? किसी का क्वेश्चन था कि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है? आ रही सर। जी जी ठीक है। सैयद मुनीबा जी का क्वेश्चन है, या आप बताना चाहते हैं सर मेडिकल वालों कॉलेज के लिए भी एग्जिट एग्जाम है क्या? जी, अभी तक हालांकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है कि नेक्स्ट का एग्जाम जो है वो इंडिया के बच्चों के लिए भी लागू हो गया है। लेकिन अभी तक इस पर क्लैरिटी नहीं आई है कि वो कौन सी बैच से हो। यानी जो इस साल एमबीबीएस पास कर चुके हैं, क्या उनको नेक्स्ट का एग्जाम देना है, या जो इस साल एडमिशन लेंगे उनको नेक्स्ट का एग्जाम देना है। तो इसके ऊपर अभी भी एम्बिग्यूटी है। अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी नहीं आई है कि इंडिया में जो बच्चे एमबीबीएस पास कर रहे हैं उनको कौन सी बैच को नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये खबरें ये भी आ रही थी कि जो आयुष कोर्सेस है उनको भी नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई क्लियर नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो अभी तक आप अपने आप को इत्मीनान रख सकते हैं बच्चे, कि उनको नेक्स्ट का एग्जाम तो अभी फिलहाल देना नहीं। हाँ, किसी का कुछ सवाल? आप वक्त की कमी या वक्त की कदर करते हुए फटाफट अपने क्वेश्चन पूछेंगे, या अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में भी अगर आप पुट करते हैं तो भी मैं उसको कैटर करूंगा। जेई के बारे में कुछ गाइड करो सर। हुजैफा साहब का एक चैट बॉक्स में सवाल आया था कि जेई के बारे में क्रैक आप बात करो। देखिए, जेई का जो एग्जाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको आईआईटी कंडक्ट करता है, और सॉरी आईआईटी के लिए होता है, इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है, जो नीट को कंडक्ट करता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि खासतौर पर आपका ट्वेल्थ साइंस में होना जरूरी है अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, इंजीनियरिंग के
मैं आपको बताया कि इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन की कुछ कैटेगरी होती है। इंजीनियरिंग के सबसे आला इंस्टीट्यूट जो कहलाता है उसको कहते हैं हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी आईआईटी। उसके बाद में नंबर आता है, अगर रैंकिंग के हिसाब से और स्टैंडर्ड के हिसाब से और प्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद में आता है आपके ऑटोनोमस गवर्नमेंट कॉलेज, फिर आता है ऑटोनोमस प्राइवेट कॉलेज, फिर आता है गवर्नमेंट कॉलेज, फिर आते हैं प्राइवेट कॉलेज। इस तरीके से रैंकिंग होती है। और इस तरीके से आपका जैसा आपका मतलब स्कोर होता है वैसे आपको कॉलेज मिलता है, और उतना वैल्यूएशन और उतनी पढ़ाई का लेवल हाई होता है जिसकी वजह से प्लेसमेंट भी आपको उस तरीके से मिलता है। क्लियर? ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। हाँ, अब जेई जो खास तौर पर लिया जाता है वो आईआईटी और जेई नीट के लिए लिया जाता है। इसके दो पहलू होते हैं। पहला एग्जाम जो होता है आईआईटी मेंस होता है, वो अगर बच्चा क्वालिफाई कर लेता है तो आईआईटी एडवांस के लिए एलिजिबल होता है। और आईआईटी मेंस क्रैक करने के बाद उसका ऑल इंडिया मेरिट जनरेट होता है। और ऑल इंडिया मेरिट के हिसाब से इंडिया में जितने भी आईआईटीज है, लगभग लगभग वो अभी तो 20 के ऊपर आईआईटीज हो गए। वो आईआईटीज के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस होती है और तकरीबन 15,000 के करीब आईआईटीज के अंदर सीट होती है, अलग अलग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेस मिलाकर। तो बच्चा उसको ऑप्ट करता है, अगर उसकी रैंकिंग में कॉलेज आता है तो उसको कॉलेज मिल जाता है, अदरवाइज उसको कॉलेज नहीं मिल पाता है। नीट के लिए वो क्वालिफाई, सॉरी नीट बोल रहा हूँ, एनआईटी के लिए, एनआईटीज के कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकता है और वहां पर एडमिशन ले सकता है। जेई का सिलेबस जो होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जैसा कि नीट में आपका बायोलॉजी होता है, यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स होता है। और इसका सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आपको थोड़ा टफ एग्जाम है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। एनसीईआरटी और सीबीएसई का सिलेबस मैक्सिमम इसमें होता है। जी 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 जी, नेगेटिव मार्किंग अभी लगभग लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो गई है। और किसी का, मैडम नुसरत मैम का सवाल है कि सर मेरे दोनों बच्चों का आखिरी साल एमबीबीएस का है, उनको पीजी के लिए आउट ऑफ जाना है, एक लंदन और यूएस भेजने का ठीक रहेगा? जी जी, आप कहीं पर भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि एमबीबीएस के बाद में जो पीजी होता है, खास तौर पर इंडिया का जो मेडिकल एजुकेशन है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अगर इंटरनेशनली आपका रिकॉग्निशन चाहिए और इंटरनेशनली आप अपने बच्चों को ज्यादा अहमियत का एजुकेशन देना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिया होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो रिगरस उसका सिलेबस होता है और जो पेशेंट का जो फ्लो होता है और एमबीबीएस का जो वर्कलोड होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसमें एक अच्छी तरीके से भुना हुआ कैंडिडेट तैयार होता है। तो एमबीबीएस इंडिया का, एमबीबीएस के बाद की पढ़ाई इंडिया में बेस्ट मानी जाती है। उसके अलावा आप यूएस जाना चाहते हैं या यूके जाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। आपको जो मैंडेटरी एग्जाम्स वहाँ के हैं, आईएल्स जेई आईएल्स वगैरह, वो तो देना ही है। उसके अलावा वहाँ के जो पीजी के एंट्रेंस के एग्जाम है वो आपको वहाँ पर अपियर करना है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अगर आप पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपका आईएल्स का स्कोर होगा उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। यूएस ज्यादा बेहतर रहेगा। दोनों में मैडम का सवाल था कि लंदन और यूएस में कौन सा, तो मैं चाहूंगा कि यूएस में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज है और ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, इसलिए यूएस वुड बी प्रेफरेबल। जी जी जी, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। किसी का कोई सवाल हो तो अपने आप सर को अनम्यूट पैरामेडिकल करके। कोर्सेज से रिलेटेड। जी जी, पैरामेडिकल कोर्सेज सर, आज के जमाने में पैरामेडिकल कोर्सेज तो एक नहीं रहे हैं, बहुत सारे बेशुमार पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए। जिसका पहले तो सिर्फ नर्सिंग, डीएमएलटी और क्या फिजियोथेरेपी, इन्हीं को पैरामेडिकल कोर्सेज माना जाता था। लेकिन अब तो बाकायदा उसकी एक लंबी फहरिस्त है, कैथ लैब टेक्नीशियन से लेकर आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, उसके बाद में ऑप्थेल्मिक्स और बेशुमार क्या पैरामेडिकल कोर्सेज है। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए खास तौर पर एक जो फैसिलिटीज है वो ये है कि आपको
नीट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बगैर नीट के एग्जाम के आप 12th मार्क्स के बेस के ऊपर डायरेक्टली पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि महाराष्ट्र जे केम, जितने भी बम्बई के अंदर जो 6-7 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहां पर पैरामेडिकल कोर्सेज चलते हैं, और जिसमें बाकायदा 6 या 7 अलग अलग ब्रांचेस चलती है, डीएमएलटी से लेकर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, इस तरीके से आप वहां पर डायरेक्टली 12वीं के मार्क्स के बेस के ऊपर वहां पर एक पर्टिकुलर जून या जुलाई वगैरह, जुलाई में उसके फॉर्म निकलते हैं। आप वो फॉर्म भरकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस उसकी तकरीबन 35 से 40,000 होती है, और डायरेक्टली वहां पर जाके एडमिशन ले सकते हैं। पिछले साल लगभग उसका कट ऑफ जो है 67 या 68 के करीब था ओपन कैटेगरी के लिए। तो अगर बच्चा वहां से करता है तो वहां पर उसको स्टाइपेंड वगैरह भी मिलने के चांसेस होते हैं, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो ये 6 कॉलेज जो होते हैं बम्बई के खासतौर पर, वहां पर पैरामेडिकल आप करते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पर फीस थोड़ी ज्यादा हो सकती है और इतनी प्रैक्टिस का मौका शायद ना मिले। ओके सर, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी क्राइटेरिया 50% का है या नहीं उससे नहीं कम नहीं, में भी नो हो नो सकता नो है? नो, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी नहीं है, और किसी भी तरीके का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साइंस में बच्चा 12th पास होना चाहिए, उसका 35 मार्क्स भी है तो उसका एडमिशन हो जाता जी सर, थैंक यू। है। किसी का चैट बॉक्स में सवाल था सैमसंग एसएम का, कि सर नीट के एग्जाम में स्कोर कुछ लो हुआ तो बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शन कैसा रहेगा, फ्यूचर में क्या बेहतर रहने वाला है? बायोटेक्नोलॉजी जो है आज के जमाने में इतना ज्यादा नया नहीं है, इसको आए हुए तकरीबन तकरीबन 20 साल हो चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी को। तो बायोटेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपका नीट में स्कोर कम आता है तो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी नहीं, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपका मैथमेटिक्स ग्रुप भी है तो आपके पास में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। इंजीनियरिंग में 2 तरीके का ऑप्शन है, या तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं 12 बाद, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है आपको, या फिर आप डायरेक्टली बी कर सकते हैं सीईटी का एग्जाम देने के बाद। लेकिन आप उसमें आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस की नई नई फील्ड आई है, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है आजकल, आप वो कर सकते हैं। या फिर आपका इंटरेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी में नहीं है, इंजीनियरिंग में नहीं है, तो उसके अलावा भी बेशतर कोर्सेज आजकल चल रहे हैं। जैसे कि एक मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स आज के जमाने में माना जा रहा है, जिसका फ्यूचर में भी स्कोप हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद में कुछ शॉर्ट टर्म अलग अलग कोर्सेज आते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आप लिंक्डइन स्पेशलिस्ट, यूट्यूब स्पेशलिस्ट, फेसबुक एड स्पेशलिस्ट, गूगल एड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के कोर्सेस है जो आप 6 महीने 8 महीने का बाहर से कर सकते हैं, या आप बीएससी कंप्यूटर के साथ में कर सकते हैं, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपर। उसके बाद में और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट होना है तो सोशल मीडिया मैनेजर करके भी एक पोस्ट होती है, इसका भी अच्छा डिमांड है। यूआई यूएक्स डिजाइनर, जो वेबसाइट के लुक को डिजाइन करते हैं, उन उसका भी अच्छा डिमांड है। वीडियो जर्नलिस्ट, आज के जमाने में एक नई फील्ड आई है, आप कैमरा लेकर अपने आप को संवाददाता या जर्नलिस्ट कहलाने का काम कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा स्कोप है। आप यूट्यूब का चैनल खोलना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसके लिए आप अगर एक कोई 6 महीने का या 1 साल का कैसे जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं शॉर्ट टर्म में, वो भी अवेलेबल है। या आप बाकायदा बीए इन जनरल मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, उसमें एमए भी होता है, पीजी भी होता है, वो करके आप जा सकते हैं। वेब एनालिटिक्स आज के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का कोर्स माना जा रहा है। ब्लॉगर एक नई फील्ड है, जो ब्लॉग लिखते हैं यूट्यूब के, गूगल वगैरह के ऊपर अलग अलग, या वी ब्लॉगर्स होते हैं, उस इसको पाया जा रहा है। फॉरेन लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं और वहां पर भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज अलग अलग तरीके की, जर्मन, स्पेनिश, जो आपको लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं एज अ ट्रांसलेटर, या आप वो कंट्री के अंदर अच्छे से अच्छे मौके के लिए एलिजिबल है। कंटेंट राइटर करके एक लुक्रेटिव फील्ड आई है, जो कि ये भी एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। आप कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, लोगों के लिए कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं, कंटेंट को अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें आपके सजेशंस दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐड जनरेट करने के लिए, ऐड बनाने के लिए भी कंटेंट राइटर की मदद लेते हैं, वेबसाइट को बनाने के लिए कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। इसमें आपकी अच्छी इंग्लिश अगर होती है और आपका अच्छा स्टडी है, आपकी अच्छी पढ़ाई है, तो आप एज अ कंटेंट राइटर भी अपना करियर बना सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट एक मैंने आपको कहा था बहुत मशहूर फील्ड चल रही है आज के जमाने में, इसका फ्यूचर में बहुत स्कोप आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनका स्कोप आने वाला है। एनिमेशन एक लुक्रेटिव फील्ड है।
कम्युनिटी मैनेजर एक नई फील्ड आई है आज के जमाने में, वो आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, ये भी एक नई फील्ड है, आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इंस्टीट्यूट सिर्फ जोधपुर में है। तो ये सारे लुक्रेटिव ऑप्शंस आज के जमाने में जो चल रहे हैं, मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब इनमें से साइकोलॉजिस्ट एक फील्ड है, नर्सिंग कोई कोई ऑप्शन नहीं लेता है, जो इंजीनियरिंग करते हैं या नीट में ऑप्शन अपना अपनाते हैं, अपना किस तकदीर अपनाते हैं, लेकिन नहीं अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अवेलेबल है, आप इनमें से बेझिझक किसी में भी अपना करियर बना सकते हैं। जी, और किसी का कुछ सवाल है? जी, जजाकल्ला। और किसी का कोई सवाल हो तो अपने आप को वो अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकता है, या फिर चैट बॉक्स में अपना सवाल हमारे सामने पुट कर सकता है, हम उसको जवाब देने की कोशिश करें। जेई मेंस का कट ऑफ जो होता है बेटा, वो हर साल वेरी होता है डिपेंडिंग अपॉन द, जैसा कि नीट का कट ऑफ वेरी होता है, उस तरीके से वो कट ऑफ वेरी होता है। जी, और किसी का कोई सवाल हो तो अपने आप को यहाँ पर अनम्यूट करके सवाल पूछ सकता है। अगर किसी का सवाल नहीं है तो आप मुझे इजाजत दीजिए, हम इस सेशन को यहीं वाइंड अप कर देते हैं। सर, जिन लोगों का 12th नियर अबाउट 10 से 15 साल पहले हुआ है साइंस से, और जिनका फर्स्ट क्लास का परसेंटेज रहता है, उन लोगों के लिए सर कुछ नीट के एग्जाम के लिए कोई क्राइटेरिया है कि उनकी सर कुछ नीट का इतने ही साल के लोग नीट जी जी जी, नीट की एक अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया है, जो कि 24 साल वगैरह सर, कहा जाता है। अक्सर बहुत लेकिन सारे इस लोग, जी जी, अपना सवाल मुकम्मल कीजिए सर, आप, मैं आपको इंटरप्ट किया था, सॉरी। जी जी, तो बहुत सारे लोगों का जो ट्वेल्थ ट्वेल्थ बहुत सारे लोगों का जो है तो अब काफी 10-12 साल पहले हुआ है। वो लोग अब नीट अपियर करना चाहते हैं, साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे खासकर गर्ल्स जिनकी शादी हो चुकी है आफ्टर मैरिज जो है, तो अब वो एग्जाम मेडिकल फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं। लेकिन एज की क्राइटेरिया की वजह से वो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्वेश्चन रहता है कभी कि हमें क्या, तो उस ताल्लुक से आप थोड़ा बताइए कि कुछ एज लिमिट उनका ऐसा कुछ दिया हुआ है, अठारह जी जी साल जी 20 साल जी, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? एज लिमिट का क्राइटेरिया है 24, एज लिमिट का क्राइटेरिया, या अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया ये नीट वाले लिखते थे। लेकिन ये अगर बच्चा अपियर होता है, और एक बार अभी कुछ रिसेंटली एक इसके ऊपर एक इंसिडेंट हुआ था, जो कि एक ज्यादा उम्र के जो इंसान ने जो नीट क्वालिफाई किया था, तो उसने कोर्ट में केस डाला था, और वो केस जीता था, और बाकायदा उसको एडमिशन दिया गया था। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अपियर कर सकता है, अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी वो देकर बाद में कोर्ट में केस लड़ सकता है, और वो क्लियर हो सकता जी, है। ठीक, बहुत एमबीबीएस में अच्छा। अगर नहीं हुआ तो बीएमएस का ऑप्शंस बेहतर रहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर रहेगा बीएमएस का ऑप्शंस। आज के जमाने में बीडीएस से ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जा रही है, बहुत से लोग बीडीएस को पहले सेकंड ऑप्शन रखते थे, लेकिन आज के जमाने में बीडीएस से बड़ा ऑप्शन जो हो गया वो बीएमएस हो चुका है। बीएमएस करने के बाद आप अपने आप को डॉक्टर कहलाते हैं, आप बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं एमबीबीएस वाले की जैसी, लेकिन आपका जो आयुष कैटेगरी में आपका शुमार होता है। लेकिन आज के दौर में बीएमएस का डिमांड अच्छा खासा है, अगर एमबीबीएस में नहीं लगता है तो आप बीएमएस को प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है, और आप बाकायदा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर बीबीएससी के बारे में के बाद में बी बैचलर ऑफ वोकेशनल साइंस के बाद में इंडिया में सऊदी अरब में स्कोप है, बिल्कुल स्कोप है। अगर आपके पास में स्किल है, अच्छा एक्सपीरियंस है, और आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, सऊदी अरब में जाइए या इंडिया में जाइए, अगर आपके पास में नॉलेज है और पर्टिकुलर फील्ड में रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए स्कोप डेफिनेटली है। बाहर भी बहुत जाते हैं बीबीएससी वाले।
Please give me some explanation about this. Yes. एमबीबीएस के मैं आपको एक्सप्रेशन दे चुका हूँ कि बीएमएस एक अच्छा ऑप्शन है। बीएमएस का कट ऑफ भी लगभग अभी इस साल का कट ऑफ तो 350 से ऊपर गया था, लेकिन बाद में बहुत सारे कॉलेजेस नए नए ओपन हुए तो कट ऑफ थोड़ा नीचे गया। अदरवाइज एमबीबीएस के बाद में मोस्ट प्रिफर्ड कोर्स जो इंडिया में या महाराष्ट्र में माना जा रहा है वो बीएमएस। हाउ बीएमएस के लिए स्कोर मैंने आपको कहा अभी कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज तकरीबन तकरीबन 400 एंड अबो पे क्लोज हो रहे हैं, और अगर 350 से आपको तक आपको मार्क्स आपको प्राइवेट कॉलेज मिला था थर्ड राउंड तक या फोर्थ राउंड तक, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे नए कॉलेजेस खुले जो कि मॉप अप राउंड के बाद में आए, तो उसमें कम मार्क्स में भी बच्चों का बीएमएस में एडमिशन हो गया। यानी बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि 300 मार्क्स पर भी बीएमएस में एडमिशन हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो मैक्सिमम सीट्स तो फुल हुई वो 350 प्लस पे ही क्लोज हुई। जी, और किसी का कुछ सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है, या फिर वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, या मुझे फिर आप अगर सवाल हमारे ओवरफ्लो हो गए होंगे तो मुझे इजाजत दीजिए, और चैट बॉक्स में अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो वी विल वाइंड अप दिस सेशन और वी विल मीट सून। अगर आपकी कुछ मखसूस टॉपिक है कि इसके ऊपर सेशन होना चाहिए तो उस टॉपिक में के ऊपर हम लोग सेशन ले सकते हैं फ्यूचर में हफ्ते के दौरान भी ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि संडे और सैटरडे कोई। तो आप चैट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर सेशन होना चाहिए जिसमें गुफ्तगू मैं करूंगा, आप नहीं करूंगा। मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ और इंटरेक्टिव सेशन है। मैं जब सेशन लेता हूँ तो उस वक्त मैं इंटरेक्टिव सेशन नहीं लेता हूँ, और आई प्रिफर्ड ओनली वन वे कम्युनिकेशन अगर वो ऑनलाइन हो रहा है तो। अगर उस सेशन के बाद आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि सेशन के दौरान सवाल पूछने में बहुत सारा इको होता है, डिस्टरबेंस होता है, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर ऑनलाइन सेशन है तो इंशाल्लाह आप टॉपिक को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई इस टॉपिक के ऊपर एक सेशन होना चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उसको अरेंज करने की कोशिश करूँ। जी, अगर आपका सवाल नहीं हो तो क्या मुझे हम इस सेशन को एंड करें? कोई एक कैंडिडेट अगर मुझे बोल दे तो हम लोग उसको एंड कर देते। या आपका सवाल हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, या वी विल वाइंड अप दिस सेशन। सर बहुत सारे बच्चे हर साल नीट को 3 से 4 मरतबा रिपीट कर रहे हैं और यानी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि कभी नेक्स्ट लेक्चर आपका कभी आप अगर इस टॉपिक पर ले तो बच्चों को बहुत रहनुमाई हो सकती है, खासकर 12 में जो साइंस में अभी बच्चे अपियर है। क्या आपने कहा कि नीट जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स क्यों लगते हैं इसके ऊपर? हाँ, बच्चे बहुत सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, तो जी जी। इस पे तो कोई आपका ऐसा लेक्चर हो बच्चों के लिए भी कि जिसमें बच्चों को स्टडी में थोड़ा सा और आपकी तरफ से कुछ टिप्स मिले कि वो कम अटेम्प्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट को क्लियर करने के लिए अच्छा हाई स्कोर कर सके। ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि नेक्स्ट टाइम कभी जब आपको ऐसा कुछ टॉपिक नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं रिलेटेड नीट कुछ के ऊपर रहा ही तो। करता हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट। मैं नीट के ऊपर ही करता हूँ। नीट के ऊपर दौरान मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि नीट के दौरान जो डिमोटिवेशन आता है, नीट के दौरान जो बहुत से लोगों को लगता है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है जी या बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, इसको 2-3 अटेम्प्ट देना पड़ते हैं, कौन कौन सी दुश्वारी आती है, कौन कौन से मिसकंसेप्शन या मीथ आते हैं, पहले पहले में दिमाग में बहुत सी निगेटिविटी आती है, उसको कैसे दूर किया जाए, नीट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, नीट एग्जाम को बारीकियों से समझने के ऊपर इंशाल्लाह एक सेशन में 1-2 दिन में इंशाल्लाह प्लान करता हूँ इंशाल्लाह जरूर। ठीक सर, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। नीट के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फिक्स नहीं है, जब तक आपकी एज लिमिट है आप हमें नीट के अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आप और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे
कुछ ही मतलब दिनों में इंशाल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके अलग अलग जगहों में ये जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है इसको आप सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको फायदा हो। आज अगर इस सेशन को 100 लोग सुनते तो 100 लोगों का जो फायदा ज्यादा होता बनिस्बत 10 लोगों के। लेकिन मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि आज 10 लोग हो या 100 लोग हो, मैं इस सेशन को उसी इंटेंसिटी के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में कंटिन्यू करूंगा। अभी आपका फरीजा बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जुड़ने के लिए इसमें दावत दे और अपने सवालात, अपने क्यूरी, अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें। जजाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट सेशन में 100 लोग हमारे हो। जजाकल्लाह खैर। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैं टीचर हूँ। वो मैं स्कॉलरशिप का कुछ पूछ रही थी कि बच्चों को जो ट्रिक्स हम बताते हैं ना इजी, बच्चे भूल जाते हैं। जब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्लास लेते हैं ना तब उनको पूछते हैं तो उनको ध्यान में नहीं रहता है वो। जी जी जी। तो ये तो आपको मल्टीपल उसकी आदत डालनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, उसके सेशन देने पड़ेंगे। देखो, जब तक कि एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो भी चीज हमारी जिंदगी से कनेक्टेड या एसोसिएटेड नहीं रहेगी, जब तक कि वो चीज भूलते जाएंगे हम लोग। आप मैथमेटिक्स को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी के जो इश्यूज है उससे जोड़कर अगर आप समझाने की कोशिश करते हैं या कोई ट्रिक बनाते हैं या ट्रिक सिखाते हैं या सर कोई मैं नेमोनिक्स का इस्तेमाल। सब्जेक्ट का सिखाती हूँ उनको स्कॉलरशिप में, उर्दू। जी 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 जी। तो इंशाल्लाह वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह उसका असर पड़ेगा। हाँ। ओके और ये डिपेंड ये करता है कि आप वो आपकी जो ट्रिक है, जो टिप्स है, वो कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है। आप कितने आसान तरीके से उसको गाना गाकर या फिर नेमोनिक्स तैयार कर कर या कहानी बनाकर उनके सामने पेश करती है। तो ये भी डिपेंड करता है। तो आप अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो नई नई टेक्निक्स आज के जमाने में आई है, आप उनका सारा का इस्तेमाल करें और बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करवाइए। एक बार पढ़वा के आप छोड़ देंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप नंबर टेस्ट, आप जितना टेस्ट ले पढ़ाते हैं लेकर। टेस्ट जी जी। लेते हैं बच्चों के। नहीं, इंशाल्लाह उसका असर पड़ेगा। कभी कभी बहुत सारी चीजें हमको असर अभी नहीं दिखता है, लेकिन बच्चों को उसका असर अपनी आने वाली जिंदगी में दिखता है। जैसा कि हाँ। बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने, हमारे टीचर्स थे हमको 6 स्टैंडर्ड में याद करवाए थे। जैसे कि मैं कभी कभी उर्दू मीडियम से पढ़ा था तो उस वक्त के जो क्वेश्चंस या उस वक्त के जो फॉर्मूले मुझे याद थे, हो सकता है कि उस वक्त इतने अच्छे से याद नहीं थे, लेकिन आज जब मैं रिकॉल करता हूँ तो आज भी मुझे वही फॉर्मूले याद आते हैं। उसी को उसी लैंग्वेज में याद आते हैं जो हमने उर्दू स्कूल में वगैरह में सीखा। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे आज आपके रिकॉल नहीं कर पा रहे तो वो हमेशा के लिए भूल गए। धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस का और उनकी जिंदगी का पार्ट बनेंगे तो उनके लिए उसको रिवाइज करना, रिट्राई करना आसान हो जाएगा। ओके, शुक्रिया सर। जी, जजाकल्लाह खैर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।